गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतिहास की जो ये श्रृंखला है प्रतिदिन देखते होंगे। जो अभ्यर्थी बाद में जुड़े हैं उनसे मैं एक बार कहूँगा कि इतिहास में बेहतर समझ रखने के लिए वो एक एपिसोड वाइज अध्ययन शुरू करें। हो सकता है उनको एक दिन 2 दिन और लग जाए, लेकिन जब वो एक धारावाहिकता में पढ़ेंगे, एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, तो ये लगेगा कि बेहतर समझ डेवलप हो रही है। तो इतिहास को कैसे याद रखें से लेकर के, है ना, लगातार फिर पाषाण युग, सैंधव युग और फिर हम लोग वैदिक संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर चर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये चर्चा हमने समग्रता से की है। जो नए विद्यार्थी हैं उनको भी उतना ही लाभ होगा जो कि पहले से कुछ पढ़े हुए हैं, राइट। तो इसी क्रम में आज हम लोग चर्चा करते हैं वैदिक युगीन अर्थव्यवस्था का। मैंने आपको बताया था कि जो इतिहास है, इतिहास का उद्देश्य हमारा क्या होता है कि हम लोग चर्चा करें कि उस पर्टिकुलर समय में उस समय की इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर और सोशल स्थिति क्या थी, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि पहले की तुलना में क्या परिवर्तन दिखाई देता है, क्या निरंतरता दिखाई देती है। ये एक हमने फार्मूला दिया था और उसी फार्मूले को ही हम यूज करके यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि जितने भी सवाल आपके आते हैं वो भी इसी के एंगल से उठा करके आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वैदिक युगीन अर्थव्यवस्था को। और इसमें जो हम लोग कॉन्सेप्ट उठाएंगे वो कैसे उठाएंगे। पहले तो हम लोग देखेंगे कि ऋग्वैदिक युगीन, इसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, भले ही 2 पेज में जाना पड़े। लेटर वैदिक, लेटर वैदिक। पहले हम देखेंगे वैदिक युगीन अर्थव्यवस्था, ऋग्वैदिक युगीन कैसे थी, और उत्तर वैदिक युग में आने में अर्थव्यवस्था के कौन से पहलू कंटिन्यू रहे और कौन से पहलू जो है वो क्या हुए, परिवर्तित हुए। परिवर्तनों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है और उसका समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा ये भी देखने की और समझने की जरूरत है। तो फिलहाल ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करने के लिए आप जानते हैं कि मुख्य रूप से हमें ऋग्वेद पर, मुख्य रूप से क्या, केवल ऋग्वेद से पे हमको निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि ऋग्वैदिक युगीन अन्य साक्ष्य तो है नहीं। हाँ, पुरातात्विक दृष्टिकोण से कुछ साक्ष्य हैं, उसकी भी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो फिलहाल हमने, जो लोग नया देख रहे हैं उनको एक बार फिर कर रहे हैं कि इतिहास को कैसे याद रखें। वहाँ पे जब वो देखेंगे तो मैंने पूरा वो सॉफ्टवेयर बताया है कि इकोनॉमी में कैसे क्या क्या, किन किन पहलुओं को देखने की ज़रूरत है, राइट। तो फिलहाल आइए हम लोग बात करते हैं जो ऋग्वैदिक युगीन पहला बिंदु अगर आपको दिखाई देगा इकोनॉमी का, तो आप ये कह सकते हैं कि पशुपालन, जो पशुचारण अर्थव्यवस्था थी, पोस्टोरल इकोनॉमी जिसको आप कहते हैं, पशुचारण अर्थव्यवस्था, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पशुओं का विशेष महत्व हो। न्यूबिडिक, घुमक्कड़ू, है ना, यायावरी जीवन। और आपको बता दूं, इस पशुचारण अर्थव्यवस्था में 2 पहलुओं का नाम, 2 जानवरों का विशेष नाम आएगा, गाय और घोड़ा। गाय और घोड़ा। और हालांकि इसके अतिरिक्त भी कई नाम हैं जिसके बारे में वहां पे आपको मिलेगा, जैसे ऊंट है, भैंसा है, भैंस है। इन सारे
पशुओं का भी नाम मिलेगा, लेकिन गाय और घोड़े का विशेष महत्व मिलता है। आपको बताऊं, पूरे ऋग्वेद में उठा करके देखेंगे तो 176 बार गाय का उल्लेख मिलता है। जाहिर सी बात है, इसका आर्थिक महत्व था, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था, राइट। आप देखेंगे कि इतना महत्व था कि गाय से ही जुड़ी चीज़ों को क्या कहते हैं कि कई जगह यूज़ किया गया है। जैसे आपको बताऊं, गव्युति, शब्दावलियों को हमने पहले ही बताया था, याद रखिएगा। गव्युति दूरी का मात्रक था, और कहा यह गया कि एक गाय एक दिन में जितनी किलोमीटर जितनी दूरी चलती है उसे हम लोग गव्युति कहते हैं। एक औसत निकाला गया होगा। गवेषणा युद्ध कहा जाता था, और वास्तव में गाय की चोरी के कारण होता था। उसी तरह से एक शब्दावली आती है गोमत। गोमत को कहा जाता था धनी व्यक्ति। गाय के लिए अघन्या वर्ड यूज किया गया कि इसको न मारे जाने योग्य है। ये सारी बातें ये बताती हैं कि ऋग्वैदिक युग में गायों का क्या महत्व रहा होगा, राइट। जाहिर सी बात है, दूध है, दही है, इन सारी चीज़ों का प्रयोग वो करते रहे होंगे। तो गाय का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस था, और घोड़े का रणनीतिक इम्पोर्टेंस था। युद्ध में घोड़े का प्रयोग होगा। और मज़ेदार बात यह है कि गाय और घोड़ा अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से तुलना करेंगे तो काफ़ी कम, मतलब उसमें लगभग नहीं ही मिलता है। सुरकोटदा को छोड़ दिया जाए, गाय का तो अंकन भी नहीं मिलता है। तो ये आप कॉम्परेटिव ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और भी बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा बाघ और हाथी, यहाँ हम कलर बदल दे रहे हैं कि बाघ और हाथी, याद आ रहा है, मिलता था ना। यहाँ पर बाघ और हाथी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो ये कभी उठा के पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक युग में किन पशुओं की चर्चा नहीं मिलती, तो बाघ और हाथी। क्लियर है। इसके अतिरिक्त एक आपको एक रोचक बात बताऊं, एक नाम मिलता है सरापमा, सरामा। ये कुतिया का नाम है, डॉगी का, और काफ़ी आप ये कह सकते हैं कि देवताओं के रूप में बड़ी आदर के साथ इसका नाम है। तो आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि पवित्र कुतिया भी वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो ये पशुओं की बात हो गई, पशुचारण अर्थव्यवस्था पे आधारित था। ये पहला पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं और कॉम्परेटिव देखने का प्रयास करते हैं। आइए चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कृषि के साथ, कृषि का विकास तो हुआ ही ना, कृषि के साथ दूसरा पार्ट आप देखेंगे तो पशुपालन के भी, पशुपालन का तो हुआ ही, कृषि के भी साक्ष्य आपको दिखाई देंगे। यानी ऋग्वैदिक युग में कृषि का प्रारंभ हो चुका था। और आपको बताऊं, जो ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल है, फर्स्ट और 10th, ये अपेक्षाकृत बाद में भी लिखे हैं। इन 10वें मंडल में लगभग 24 मंत्रों में कृषि का उल्लेख है। और अगर आपको बात करें, कुछ शब्दों की बात करें, तो जैसे यव, एकमात्र जो अन्न है वो ऋग्वैदिक युग में क्या दिखता है, यव के रूप में दिखता है। उसके अलावा कुछ ऐसी शब्द हैं जैसे क्षेत्र है, जुते हुए खेत के लिए, उर्वरा मतलब उपजाऊ भूमि के लिए है। क्लियर है। सीता, सीता जो है, नालियां जो कुंड बनाया जाता था कृषि के लिए, उनका नाम रखा गया सीता। राइट। और आपको बताऊं कि कुछ चीजें जैसे सिंचाई के लिए भी कुछ वर्ड के लिए है, जैसे स्वयंजा, कुछ वर्ड अगर आप देखेंगे तो है स्वयंजा, और एक वर्ड आता है आपका खनित्रमा।
ये है आपका प्राकृतिक रूप से जो जल मिलता है, नदी तालाब उससे है और ये कुएं से है। तो ये सारी बातें आप ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर की शुरुआत के संकेत आपको मिलते हैं। वैसे भी चूँकि इनका जीवन अभी भी क्या था कि अस्थायी नहीं था, नोमैडिक था, इधर-उधर घूमते रहते थे, इसलिए एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट अपेक्षाकृत बाद में हुआ होगा, क्योंकि ऋग्वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है। तो शुरुआती दौर में ज़्यादा न्यूमेरिक रहा होगा और लास्ट में एग्रीकल्चर की प्रक्रिया शुरू होगी और इसीलिए ऋग्वेद के अंतिम मंडलों में एग्रीकल्चर का उल्लेख आपको दिखाई देता है। तो पशुपालन हो गया, कृषि हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ शिल्पों का भी उदय हुआ कि नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से ऋग्वैदिक युगीन समय में आप कुछ शिल्पों का भी देखेंगे। शिल्प का उदय आपको बताऊं, मृदभांड पहले से ही चला आ रहा था, आपको भी यहाँ भी दिखाई देगा। मृदभांड में स्पेशली जो गेरु वर्णी मृदभांड है वो दिखाई देते हैं आपको। चर्मकार दिखाई देता है, तक्षणकार दिखाई देता है। तक्षणाकार का मतलब हो गया ये बढ़ई हो गया, है ना। स्वर्णकार दिखाई देता है, सोना वाला, सोना बनाने वाला, सोने के आभूषण बनाने वाला, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारे शिल्पों का उदय था। हाँ, ये जरूर जानते रहिएगा कि चांदी और लोहे का ऋग्वेद में प्रयोग नहीं मिलता। चांदी और लोहे का अंतर भी जानते रहने की जरूरत है। यानी कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक युग में शिल्पों का भी उदय होता रहा। और अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अभी उसकी तुलना में तो जरूर ये व्यवस्था अभी पिछड़ी हुई थी या ग्रामीण स्तर की थी, लेकिन शिल्प और उदय जरूर दिखाई देता है। इसके बाद रही बात है कि अगर व्यापार वाणिज्य हो रहा है, अगर शिल्प हो रहा है, तो क्या व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर हम इसकी बात करें तो आइए देखते हैं। व्यापार वाणिज्य जो है, ट्रेड एंड कॉमर्स, यह भी होता था। जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो आंतरिक व्यापार था वो वस्तु विनिमय पर था, बार्टर सिस्टम पर आधारित था, वस्तु विनिमय पर था। राइट, एक जगह सीधे सीधे मिलता है, उल्लेख मिलता है कि किस तरह से वस्तुओं के आदान प्रदान के द्वारा व्यापार होता था। लेकिन कभी कभी अगर आप देखेंगे निष्क, हालांकि निष्क का मतलब होता है गले का हार, गाय, इनको भी मुद्रा के रूप में प्रयोग हुआ, मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होता आप देखेंगे। एक जगह एक कवि कहता है कि कौन हमारी इन इंद्र की मूर्तियों को 10 गायों के बदले खरीद लेगा। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उसका प्रयोग इस रूप में भी होता रहा होगा। तो व्यापार वाणिज्य होता था और निश्चित रूप से बाह्य व्यापार के तो अभी बहुत प्रमाणित साक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी बाह्य व्यापार में एक उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में कि अश्विनी देवता हैं, अश्विनी कुमारों ने समुद्र में फंसे एक यात्रियों की क्या किया, रक्षा की। इसका मतलब है कि जल व्यापार के साक्ष्य हल्के फुल्के संकेत हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि प्रमाणिक रूप से बाह्य व्यापार भी ऋग्वैदिक युग में हुआ करता था। क्लियर हो गई बात, राइट। अब रही बात है कि व्यापार वाणिज्य अधिशेष बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक युगीन निर्वाह परक व्यवस्था थी और आप ये कह सकते हैं कि निर्वाह परक व्यवस्था थी और इसीलिए ऋग्वैदिक युग में बहुत शहरों का विकास नहीं हो पाया। क्लियर है।
तो व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन जैसी कोई बहुत बड़ी क्या कहते हैं कि उपलब्धि ऋग्वैदिक युग में तो आपको नहीं दिखाई देगी। श्योर है? चलिए आगे देखते हैं कि व्यापार वाणिज्य के साथ कर व्यवस्था को देखते हैं, टैक्सेशन को देखते हैं। वास्तव में ऋग्वैदिक युग में अगर आप देखेंगे तो हमें एक ही प्रकार का कर मिलता है, बलि, और वह जो था स्वेच्छा पर आधारित था। यानी कोई भी टैक्सेशन सिस्टम डेवलप नहीं था, और जाहिर सी बात है कि जो निर्वाह परक अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप आपको दिखाई देता है यहाँ पर, वो वहाँ पर टैक्सेशन डेवलप हो भी नहीं सकता है। तो ये ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के इतने पहलू रहे। और आपको बताऊं कि वाट माप की बात करें तो निश्चित रूप से कुछ वाट माप प्रणालियों की बात जरूर कर लेना चाहिए हमको। जैसे वाट माप में आपको मिलेगा द्रोण, अनाज मापने का रहता था, कृष्णल, गुंजा, रत्तिका, ये वाट माप पे थे, जिसमें से सबसे छोटी इकाई जो थी वो रत्तिका थी, और जो सबसे बड़ी इकाई थी वो आप कह सकते हैं कृष्णल थी। तो ये वाट माप के संदर्भ में हो गया। क्लियर हो गया? तो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप आपके दिमाग में कुछ बैठा कि नहीं बैठा? हम उम्मीद करते हैं कि इंडस इकोनॉमी की तुलना में आप आंख बंद करके 2 मिनट जब चिंतन करिएगा तो ये आपको पता चलेगा कि यहाँ डिफरेंसेस आपको दिखाई देता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि उत्तर वैदिक युगीन अर्थव्यवस्था का क्या स्वरूप रहा होगा। क्लियर है? आइए एक एक, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे थे, यहीं से देखने का प्रयास करते हैं कि उत्तर वैदिक युग में क्या कंडीशन रही होगी। और निश्चित रूप से उत्तर वैदिक युग की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हम यही फार्मूला अपनाएंगे कि पहले राउंड में ये देखेंगे कि ऋग्वैदिक युगीन अर्थव्यवस्था और उत्तर वैदिक युगीन अर्थव्यवस्था में क्या चीज़ें निरंतरता में बनी रहीं, और फिर आगे देखेंगे क्या चीज़ें परिवर्तित हो गईं। विशेष रूप से आपको परिवर्तन पे ध्यान देना है। फिलहाल निरंतरता के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि कृषि वैसे ही रहा, पशुपालन चलता ही रहा, राइट। और जिन शिल्पों की बात हम करते हैं, शिल्प ऋग्वैदिक युगीन, ये भी चलते ही रहे, राइट। वाट माप प्रणाली वैसे ही रही, वाट माप प्रणाली वैसे रही। क्लियर है? तो ये निरंतरता की बात हो गई, ये कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेन चीज हमको देखना है कि क्या चीजें परिवर्तित हो गई। एक एक बिंदु को क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात ये, अगर आप देखेंगे तो परिवर्तन में यहाँ पर पशुचारण अर्थव्यवस्था, पशुचारण ज़्यादा महत्वपूर्ण था ऋग्वैदिक युग में, लेकिन उत्तर वैदिक युग में आते आते कृषि जो है वो क्या हो गया, अधिक महत्वपूर्ण हो गया। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि उत्तर वैदिक युग में अस्थाई जीवन हुआ, और जब अस्थाई जीवन होगा, स्टेबल लाइफ हो जाएगी, तो पशुचारण की जगह पर इकोनॉमी का महत्व बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी जो है पशुओं का पालन का या पशुपालन खत्म हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर का महत्व बढ़ गया। आइए कुछ हम लोग उदाहरण भी आपको बताते हैं और कुछ स्वरूप बताते हैं कि कैसे हुआ। जैसे सबसे बड़ी बात ये कि आपको एक प्रमाण के रूप में अगर हम बात कहें तो यहाँ आपको पहले दिखाई देगा यव, तो दिखाई ही देगा, गेहूँ यानी गोधूम, इसकी खेती होगी, ब्रीह चावल हो गया, माशक उड़द हो गया, तिल हो गया, है ना। कुछ जगहों पे तो गुड़ का भी उल्लेख मिलने लगता है, लेकिन फिलहाल आप जानते रहिए कि इन सारी चीज़ों का प्रयोग होने लगा। पहली चीज़ आपको ये कॉमन सेंस में दिमाग में रखना चाहिए कि अब ये क्षेत्र गंगा घाटी का क्षेत्र है, और यही वो समय है जब लोहे का प्रयोग हो रहा है। तो जाहिर सी बात है लोहे का प्रयोग भी अब एग्रीकल्चर में धीरे धीरे होगा। हालांकि उत्तर वैदिक युग में
तुरंत आपको लोहे का प्रयोग नहीं दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त आप देखें, जो काठक संहिता है, शतपथ ब्राह्मण है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको ये भी मिलेगा कि 8, 16, 24 बैलों तक जुताई, बैलों के साथ जुताई के उल्लेख मिलते हैं। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो है प्लाविंग जो है, जुताई जो है वो हो गई, क्या कहते हैं कि लोकप्रिय हो गई। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अब लोहे का आविष्कार हो चुका था, लोहे का आविष्कार हो चुका था। तो अर्थव्यवस्था में आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जहां पशुपालन ऋग्वैदिक युग में प्रमुख था, अब उत्तर वैदिक युग में आते आते जो है क्या कहते हैं कि कृषि अधिक महत्वपूर्ण हो गया। कुछ नई नई शब्दावलियां आपको दिखाई देती हैं, जैसे कृष्टपच्य, अकृष्टपच्य, है ना, यानी जोती हुई भूमि या बिना बोए हुए भूमि, कई तरह की शब्दावलियां हैं। और ये इससे पता लगने लगता है कि हाँ, एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस जो है बढ़ रहा है। शतपथ ब्राह्मण स्पेशली देखोगे तो इसमें कई सारी बातें बताई गई हैं कि टिड्डियों से नुकसान अगर हो रहा है, या अथर्ववेद को देखोगे तो कृषि को बचाने के लिए कौन कौन से मंत्र हो सकते हैं, उन सारे मंत्रों की चर्चा है। तो उत्तर वैदिक साहित्य ये बताता है कि इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। राइट, चलिए, और अगर पशुपालन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे परिवर्तन, तो एक इंटरेस्टिंग और रोचक परिवर्तन आपको बता दें। यहाँ पे आपको दिखाई देगा हाथी दिखाई देने लगता है, बाघ तो नहीं, लेकिन हाथी की हड्डियां मिलने लगती हैं, तो हाथी का प्रयोग होने लगा उत्तर वैदिक युग में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा ये। अब आइए परिवर्तन पर नजर रखते हैं कि इसके बाद परिवर्तन क्या हुआ। इसके बाद अगर हम परिवर्तन को देखें, शिल्प के उदय की बात अगर हम करें, तो 2 नए शिल्प आपको दिखाई देंगे। एकदम नए शिल्पों पे तो एकदम नजर रखने की जरूरत है। पहली बात तो आपको दिखाई देगा लौह उद्योग, लौह उद्योग। और हमने आपको बताया कि यही लौह उद्योग आगे चलकर के लोहे का जो प्रयोग है वो क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा, क्योंकि इतिहास में जो क्रांतियां हुई हैं उसमें लौह क्रांति या लोहे का जो प्रयोग है वो भी एक मील का पत्थर माना जाता है। और दूसरा जो नया शिल्प आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा किसका? हाथी दांत यानी आइवेरी का दिखाई देगा। हाथी दांत उद्योग भी दिखाई देंगे। बाकी सारे जो उद्योग थे वो परंपरा में चलते चले जाएंगे। क्लियर हो गई? तीसरी बात, अब आइए हम लोग बात करते हैं कि क्या व्यापार वाणिज्य में कोई अंतर दिखाई देता है, कोई परिवर्तन दिखाई देता है? कंटिन्यूटी तो आप जानते ही हैं कि अब भी जो व्यापार वाणिज्य था वो भी कंटिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो वस्तु विनिमय के आधार पर ही था। वाट माप प्रणाली आपको वैसे ही दिखाई देगी। क्लियर है? उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर हम एग्रीगेट रूप में तुलना करें तो ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद की तुलना में व्यापार वाणिज्य जो है, व्यापार वाणिज्य अधिक था। मात्रा उसकी ज्यादा आपको दिखाई देती है। और उसका प्रभाव क्या दिखाई देगा? अगर इकोनॉमी सरप्लस ज्यादा आपको दिखाई दे रही है तो क्या इम्पैक्ट दिखाई देगा? जाहिर सी बात है, जब उत्तर वैदिक युग का अगर हम भौतिक स्तर देखेंगे, फिजिकल स्टेटस देखेंगे, तो ऋग्वैदिक युगीन अर्थव्यवस्था से बेहतर होगा। वहाँ आपको बढ़िया धातु, बढ़िया बर्तन मिलेंगे। उनका जो फिजिकल स्टेटस होगा, लिविंग स्टैंडर्ड होगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे आप अतरंजी खेड़ा देख लीजिए, हस्तिनापुर देख लीजिए, तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि ये
इंडस वैली सिविलाइजेशन की तुलना में बहुत अच्छे नगर भले ना रहे हों, लेकिन कम से कम नगर के स्तर पर या पुर के स्तर पर तो ये पहुँचे ही पहुँचे। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से इतिहास की क्रियाएं बदल रही हैं और उसका परिणाम किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। और एक और परिणाम लास्ट में दिखाई देगा। हाँ, एक चीज़ जरूर जानते रहिए, शिल्पों में भी एक नया बर्तन उद्योग में अगर आप देखेंगे तो PGW पेंटेड ग्रेवेयर, चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो किसका है? निश्चित रूप से उत्तर वैदिक युग का है। ये भी एक नई चीज़ है और हमेशा नई चीज़ आपसे पूछी जाती है। और लास्ट में अगर हम बात करें टैक्सेशन सिस्टम की, तो कर व्यवस्था में भी यहाँ पर एक परिवर्तन आएगा। वो ये कि बलि जो पहले स्वेच्छा से लिया जाता था, अब उसे अनिवार्य रूप से ले लिया गया। और देखते रहिए, जब कर व्यवस्था अनिवार्य रूप से ले ली जाएगी तो निश्चित रूप से अब धीरे धीरे राजनीतिक ढांचे का या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट होगा। और जाहिर सी बात है, मैंने आपसे कहा था कि पूरे इतिहास को समझने के लिए इकोनॉमी कोर होता है। जितना क्लियर कट आपकी इकोनॉमी रहेगी, उतना ही बेहतर आप अन्य ढांचे को भी बदल सकते हैं। जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, इसका इम्पैक्ट पॉलिटिकल पे भी दिखाई देगा, कल्चर पे भी दिखाई देगा और सोशल को भी दिखाई देगा। और सब में मेरा जो ढांचा रहेगा, वो स्ट्रक्चर रहेगा, वो यही रहेगा कि हम कैसे ऋग्वैदिक युग में देखेंगे और फिर उसमें उत्तर वैदिक युग में निरंतरता और परिवर्तन के साथ देखेंगे। तो निश्चित रूप से आज का जो ये एपिसोड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आप लोग इसे ठीक से पढ़िएगा और जो इसके बिंदु हैं, जो इसके पॉइंट्स हैं, उसे भी नोट करिएगा। बाय द वे, अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो आप इसी स्ट्रक्चर में रखिए, छूटी कुछ नहीं है। समझ इतने से भी अगर आपने डेवलप किया तो परीक्षा में कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन इनकेस अगर आपको लगता है कि सर ये फैक्ट छूट जा रहा है, तो इसी स्ट्रक्चर में, निरंतरता और परिवर्तन के स्ट्रक्चर में आप रखिएगा। और जब आप कॉपी पे लिखेंगे ना, तो केवल एक पेज का नोट्स बनेगा। श्योर? तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग बाद में जुड़े हुए हैं उनसे मैं फिर कहूँगा कि धारावाहिकता में, निरंतरता में इस एपिसोड को पढ़ें, देखें और समझें। ओके? और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट के द्वारा, प्रतिक्रिया के द्वारा हमारे पास तक सूचित करें, राइट? और हमसे हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।